आपके कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंख से दिख नहीं रहा, चिड़चिड़ापन छूट रहा है, तो तन अस्वस्थ है तो मन भी सुखी नहीं होगा। मन में भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की पीड़ाएं, दुख आना चालू हो जाएंगे। और इसको बोला जाता था जैसा खाएं अन्न वैसा ही, अन्न से, अन्न मतलब रस, तो जैसा रस ले रहे हो वैसी ही चीजों का निर्माण हो रहा है। तो रस से लेकर के शुक्र तक सब कुछ उसी से बना, तो वैसा ही बन जाएगा। अब जैसा बन जाएगा उसी को शरीर बोला जाता है। तो अच्छा खाएंगे तो अच्छा बनेगा, बुरा खाएंगे या खराब खाएंगे तो खराब बनेगा। लेकिन यहां एक चीज और समझ में आती है कि कोई खराब खाता है क्या? खराब कोई खाता है? कोई नहीं खाता। सड़ा हुआ कोई नहीं खाता। सड़े हुए में से छांट लेते हैं, ये आम खराब है इसको फेंक दो, या इसको बाहर किसी को खिला देंगे या जानवरों को खिला देंगे, ये सामान्य स्वभाव में चलता है। छांट लेते हैं कि जो अच्छा है सिर्फ वही हम खाएंगे, बाकी का हम बेशक फेंक देंगे लेकिन हम खाएंगे नहीं। तो जब हम सड़ा खा ही नहीं रहे हैं तो फिर गड़बड़ी कहाँ आ रही है? या तो हम अच्छा खा रहे थे और अच्छा खाने के बाद वो पाचन तंत्र में पहुंच करके सही तरीके से अगर पचेगा नहीं तो वही अच्छा आपके लिए बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो आपके शरीर को खराब करने का काम करना चालू कर देगा। और ये आज के जीवन में सबसे ज्यादा सार्थक है ये वाली कहावत, क्योंकि खराब कोई नहीं खा रहा, सब बढ़िया से बढ़िया खा रहे हैं। जब भी हम फल लेने जाते हैं तो ठेले वाले को कोई कहता है कि खराब वाले दे दो हमको? कोई नहीं कहता। अच्छे वाले देना, चाट के देना, खराब नहीं आने चाहिए। हाँ, एक और शब्द चलने लग गया, ऑर्गेनिक देना। अब ऑर्गेनिक तो वो कह के दे देगा, तो ऑर्गेनिक है कि नहीं, ये तो मन की संतुष्टि है, बाकी तो बड़ी समस्याएं हैं। तो केवल आप अच्छा खा लो, इससे जो जो कहते थे ना कि जैसा खाएं अन्न, वो पूरी कहावत अब और थोड़ी सी उसमें बदलाव कर देने चाहिए कि जैसा खाएं और जिस तरीके से पचाएं भी बोल दिया जाए। क्योंकि खाना तो अच्छा खाया लेकिन पचाया नहीं तो बेकार हो जाएगा। फिर आप अच्छे से अच्छा खाओ लेकिन शरीर आपका अच्छा नहीं रहेगा। तो अच्छा खाएं और ढंग से पचाएं, तब फिर जाके वो काम करेगा। ठीक है? अगर पचा लिया और अच्छा भी था तो फिर आपका शरीर धीरे धीरे करके सही होना चालू हो जाएगा। आपके शरीर में दो तरीके के, एक तरीके से बोलना चाहिए, दो तरीके की शक्तियां हैं। एक दैवीय शक्ति बोल लो और एक राक्षसी शक्ति बोल लो। दैवीय शक्ति वो जो आपके शरीर को हमेशा स्वस्थ बना के रखने का काम करती है, जिसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। नेचुरोपैथी की बात करते हैं, नेचुरोपैथी में बोलते हैं उसको कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। कंस्ट्रक्टिव मतलब जो आपके शरीर का भला करने का काम करे, आपके शरीर में अच्छे गुणों को जो पहुंचाने का काम करे। और एक बुरी शक्ति है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल। डिस्ट्रक्टिव मतलब जो खराब करने का काम करें, जो लगातार, जिनकी मंशा ये है कि हम देखेंगे ही तुम कैसे सही रहते हो। तो जो फोर्स, जो शक्ति ज्यादा होगी उसी की जीत होगी। अगर कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स मजबूत रहे, ज्यादा रहे, तो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स की जीत होगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा हो गए तो वो इन पे हावी हो जाएंगे, इनको दबा देंगे और ऊपर आ जाएंगे, तो डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स की जीत होगी। अब कंस्ट्रक्टिव मतलब शरीर की सृजन करने वाली क्षमताएं, शरीर को अच्छा करने वाली क्षमताएं, अगर ये ज्यादा रहेंगी तो शरीर अच्छा रहेगा, और अगर ये कम पड़ गई और ये इधर की ज्यादा हो गई तो शरीर बीमार रहना चालू हो जाएगा। अब ये कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा रहें कि डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ज्यादा रहें, ये हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है, हमारे खान पान पर निर्भर करता है, हम जो नियमों का पालन करते हैं उन पर निर्भर करता है, और हम जिस तरीके से जीते हैं अपने जीवन को उस पर निर्भर करता है कि हमारे शरीर में मैं कहीं कोई और स्टोरी थी कि दो तरीके के कुत्ते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। आप बुरे को ज्यादा अच्छा खाना खिलाओ तो बुरे की शक्ति बढ़ेगी, अच्छे को खिलाओ तो अच्छे की शक्ति बढ़ेगी। अब आप किसको भोजन दे रहे हो उसकी ताकत बढ़नी है। तो आप अच्छी लाइफस्टाइल का फॉलोअप करोगे तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स बढ़ेंगे, और आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है तो अपने आप में लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होना ही कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स को कमजोर करेगा और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो आप बहुत खराब खाना खाओगे या आप बहुत ज्यादा कुछ करोगे तभी आप बीमार पड़ोगे। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जीवन शैली खराब कर लो, आपको उपहार के रूप में बीमारी मिलेगी ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं मिले।
जरूर मिलेगी। और कितनी मिलेगी ये डिपेंड करेगा कि आप कितना खराब जीवन शैली जी रहे हो। थोड़ी खराब जी रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन टाइप हो जाएगा, ज्यादा खराब जी रहे हो तो आईबीएस टाइप का हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब जी रहे हो तो हो सकता है आंतों की कैंसर भी मिले। हाँ, तो मोटिव क्या रखना है? अगर हमको पूरे तरीके से स्वस्थ रहना है, शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हमको चाहिए ही नहीं, तो चाहिए नहीं ये केवल मनसा से नहीं होगा। चाहिए नहीं तो उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे लगातार, और जितने अच्छे प्रयास करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो तो अपन सब जानते ही हैं। बच्चा अच्छा पढ़ता है रेगुलर अच्छे तरीके से तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ता है तो ज्यादा मार्क नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो फेल भी हो जाता है। ठीक है, तो अपने को अगर पूरे तरीके से स्वस्थ रहना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है आप अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, ना कि दवाइयां खा लो, चूरन चटनी ले लो, सिरप ले लो, और कुछ ले लो, कुछ नहीं तो और कोई भी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। क्योंकि नेचुरोपैथी में एक बहुत बढ़िया कहावत कही जाती है, प्रिंसिपल्स हैं नेचुरोपैथी के, और वो 10 प्रिंसिपल हैं, वो सब लोगों को याद कर लेने चाहिए। क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, हम अपने अपने फील्ड की बातें तो पढ़ते ही लिखते हैं, तो ये 10 प्रिंसिपल याद करने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, और इनको याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इन्हीं 10 में से एक प्रिंसिपल होता है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, वेदर एलोपैथी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी सब कुछ, दे ओनली ट्रीट सिम्टम नॉट डिजीज। और वो यहां से समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक्सटर्नली कुछ भी लेकर के अपने बीमारी के सिम्टम्स को खत्म करने का काम कर रहे हो तो वो सिर्फ बीमारी के सिम्टम्स खत्म होंगे, ना कि बीमारी का कारण। और बीमारी का कारण अगर खत्म नहीं होगा तो आप पेड़ की कितनी भी टहनियां काटते रहो, जितनी छांटोगे काटोगे उतना ही ज्यादा पेड़ घना होगा। अपन सब जानते हैं, पेड़ की छटनी कर दो, पेड़ की छटनी कर दो, अगले सीजन में वो पेड़ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पेड़ की जड़ जो है उसको पोषण ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा, क्योंकि पोषण जो टहनियों पे जा रहा था हमने टहनी तो काट दी, अब पोषण सारा का सारा जड़ पे जाएगा, जड़ और मजबूत हो जाएगी और गहरी चली जाएगी, और जड़ जितनी गहरी हो जाएगी पेड़ उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और फिर मजबूत पेड़ को हिलाना फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो बीमारी को अगर पूरे तरीके से जड़ से खत्म करना है तो बीमारी की जड़ पे ही वार करना पड़ेगा। हम लगे तो खूब रहते हैं बीमारी को जड़ से हटाओ, केवल एक चुटकी ये पाउडर पानी में घोल के पी लो, इससे कैसे होगा? इससे तो नहीं होगा ना। जड़ को हटाना है, जड़ को ही काटना है, तो फिर जड़ कारण जो है उस कारण को समझो पहले तो। और जड़ कारण क्या है? जड़ कारण क्या है? हीलिंग फोर्सेस जो हैं, जो कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कमजोर पड़ रहे हैं, और डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स हावी हो रहे हैं ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल। तो केवल अपनी जीवन शैली को सुधारने से आप अपने रोगों की जो मंशा है, रोगों की जो ताकत है उनको कमजोर कर सकते हैं। और रोग की ताकत जितनी कमजोर पड़ेगी, रोग को कभी भी, जैसे कमजोर पेड़ होता है ना तो कोई भी ऐसे हिला के उसको उखाड़ के बाहर फेंक देता है, तो रोग की ताकत कमजोर करना है। और रोग की ताकत कमजोर करने में सबसे पहला चरण जो है वो सिर्फ लाइफस्टाइल का होता है। आप अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा कर लीजिए, आपका रोग डेफिनेटली धीरे धीरे करके खत्म होना चालू हो जाएगा। अब ये लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कर लीजिए, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी कर लीजिए, ये तो खूब सुना, लेकिन बहुत अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छी लाइफस्टाइल कहते किसको हैं? ये किस बला का नाम है बहुत अच्छी लाइफस्टाइल? तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब होता है आप अपनी दिनचर्या को, या स्वस्थ व्रत, आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा टॉपिक है पूरा का पूरा स्वस्थ व्रत, टॉपिक नहीं पूरा एक सब्जेक्ट है बड़ा, स्वस्थ व्रत। और स्वस्थ व्रत जो है ये 4 भागों में विभाजित है, और 4 में से एक है दिनचर्या। और पूरी दिनचर्या आप समझ लो आपकी लाइफस्टाइल ठीक हो गई। दिनचर्या में क्या क्या है? आप सवेरे सवेरे जगने से लेकर के रात को सोने के पहले तक क्या क्या एक्टिविटीज करोगे, उनको किस तरीके से करना है, वही बोला जाता है दिन, मतलब डेली, और चर्या मतलब एक्टिविटीज। तो डेली एक्टिविटीज आपकी कैसी रहेंगी, उनमें आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं ये आपको समझना है, यही अच्छी दिनचर्या है, यही अच्छी लाइफस्टाइल है। तो ये आपको बताया जाता है, शुरू से लगातार बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको सवेरे जल्दी जग जाना है, यही दिनचर्या है। अब यही तो इलाज है, लेकिन इस इलाज को छोड़ करके अपन सोचते हैं कि आज तो कमर पे कटी बस्ती करवा दो, व्यायाम नहीं करने हैं। तो अगर एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो कटी बस्ती आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ कराएगी,
अगर एक्सरसाइजेस करके जो कमर के दर्द का मूल कारण है उस कारण को खत्म कर दोगे तो दर्द दोबारा कभी नहीं आएगा। और आप जैसे मुझे कल या परसों कोई पूछ रहा था ना कि थोड़ा वजन उठाते हैं तो थोड़ा फिर कमर में दर्द आ जाता है, सीधे होने में दिक्कत आती है। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि मांसपेशियां बहुत ज्यादा वीक होती चली जा रही हैं ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग। एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे बैठे हुए हैं, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे तक बैठे हैं। ये याद ही नहीं आता कि खड़े होके भी कहीं जाना होता है। और लगातार बैठे रहने की वजह से मांसपेशियों की तन्यता जो है वो कमजोर पड़ जाती है, और मसल की इलास्टिसिटी अगर कमजोर पड़ गई तो मसल की स्ट्रेंथ भी कमजोर पड़ जाएगी, और वहां से फिर आपके जोड़ों में या फिर कमर, गर्दन, कंधे या जो भी घुटने, एड़ी, जहां भी दर्द है वहां आना चालू हो जाएगा। और उस दर्द का पूरा इलाज सिर्फ उस मांसपेशी की ताकत को बढ़ाने से हो सकता है। अदरवाइज आप पेन किलर ले लो, आप सेक कर लो, आप और कोई इलाज ले लो, आप ऐसे करके मरोड़वा लो, आप ऐसे करके खिंचवा लो, उससे कुछ भी नहीं होगा। टाइम बीइंग के लिए आपको आराम मिलेगा बस। और उसको पूरे तरीके से अगर ठीक करना है तो आप अपने कारण को खत्म कर दो, मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, आपको आज आराम हो जाएगा। और कल के लिए आप किसी भी तरीके से, जैसे पहले क्या लोग मुड़ते नहीं थे, लेकिन आज मुड़ने से चनक आ जाती है। कई लोग ऐसे हैं कि ऐसे करके मुड़े और मोबाइल उठाया और वो कमर में दर्द हो गया, अब सीधे ही नहीं हो पा रहे। कई लोग ऐसे हैं जिनको उठा उठा के इधर से उधर ले जाया जाता है और चनक आ गई, अब नहीं, अब हो नहीं सकता। क्यों आ रही है? क्योंकि मसल में स्ट्रेंथ ही नहीं है। और एबनॉर्मल मूवमेंट कर दिया ट्विस्टिंग या टॉर्क के फेज में, तो वो निश्चित ही मांसपेशी एकदम से ट्विस्ट हो जाएगी, ट्विच हो जाएगी, मसल ट्विच की वजह से पेन आ जाएगा। अब आप उस ट्विच को ऐसे मालिश करके या गर्म सेक करके या मूव लगा के या और कुछ लगा के उसको ठीक कर लेते हो, लेकिन कल फिर आप मुड़ोगे, परसों फिर होगी। तो ये नहीं हो, इसके लिए क्या जरूरी है? आप अपनी मसल की स्ट्रेंथ को दोबारा से बढ़ा लो, और उसको बढ़ाने के लिए व्यायाम आवश्यक है। और व्यायाम, कल जैसे योग दिवस आ रहा है, अब योग दिवस आ रहा है, ये भी बड़ी वो वाली बात है कि योग दिवस में आप क्या करते हो? विश्व इंटरनेशनल योगा डे, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। सवेरे सवेरे योगा करेंगे, या योगा करेंगे कि नहीं करेंगे, खड़े होकर नमस्ते करके या कोई एक आसन करके फोटो खींच लिया जाएगा, और उस फोटो को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, इधर उधर सब जगह लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर अगले 21 जून को ही फिर यही होगा। ऐसे योग दिवस का तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं मेरे हिसाब से, तो कम से कम नहीं। मोटिव कुछ और जरूर मोदी जी ने बनाया था, तो निश्चित ही मोटिव कुछ और अच्छा वाला रहा होगा उनका, लेकिन जो जो धरातल पे चल रहा है वो कुछ बहुत अच्छा है नहीं है एक्चुअली। 21 जून को लोग अपने अपने ऑफिस में जाकर के 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग मिल करके योगा पोज करके उसको अपलोड करेंगे, तभी उनका आगे का माना जाएगा, तभी उनको सैलरी दी जाएगी, या तभी उनको प्रमोट किया जाएगा। ये एक तरीके से बंधन हो गया, ये स्वेच्छा नहीं है। और योग बंधन नहीं है, योग तो एक तरीके से, योग तो मुक्त करने का काम है। योग में बंधन कहां से आता है? योग में बंधन है ही नहीं। तो ऐसा वाला योग दिवस अपने को नहीं मनाना है। योग दिवस का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप अपने आप को एक्टिव करने के लिए कोई भी शारीरिक श्रम करना चालू कर दें अगर, क्योंकि सारे शारीरिक श्रम योग में आते हैं। व्यायाम कोई अलग हिस्सा नहीं है, योग का ही तो हिस्सा है। व्यायाम कोई अलग थोड़ी है, जैसे लोग कहने लग जाए नहीं नहीं व्यायाम अलग है, योग अलग है। तो योग में तो सब कुछ आ गया। योग में कुछ ऐसा नहीं है जो योग में नहीं आता हो। आप ये नेचुरोपैथी, पूरा का पूरा सिस्टम नेचुरोपैथी का योग में आता है, और योग के सिर्फ एक चीज में आता है। और अष्टांग योग में जो नियम है उसमें शौच रखा जाता है। जो अष्टांग योग में 8 अंगों में पहला यम, जो सामान्य तौर पर जिसकी बात करना ही ऐसा लगता है कि शायद ना करें तो ज्यादा अच्छा है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये हो गए। और यम में 5 कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये 5 ऐसे लगते हैं कि शायद इनको छोड़ो, आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ चलोगे कैसे? पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी कैसे चढ़ सकते हो? लेकिन फिर भी मान लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, इनमें थोड़ा धीरे धीरे करके अभ्यास इनका करो। लेकिन दूसरे नंबर पर जो नियम है उसका पहला ही अंग होता है। नियम में 5 होते हैं फिर से, और वो जो शौच है, उस शौच में सब कुछ आ गया। उसी शौच में आपकी शुद्धि आ जाती है, जिसको डिटॉक्सिफिकेशन कहा जा रहा है। डिटॉक्स करने आते हैं आप लोग, बहुत सारे लोग लिखाते हैं ना,
हम तो ठीक है डिटॉक्स करने आए हैं, तो वो सारा डिटॉक्स योग के नियम में सिर्फ शौच में आ गया, और शौच में तो डिटॉक्स से भी ज्यादा आ जाता है बल्कि। हाँ, तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, ये 5 नियम हैं, और इन 5 में से सिर्फ एक शौच है और उसमें आ गया, पूरा हो गया। तो ये जो शुद्धि है, और शुद्धि तक ही, अगर शुद्धि बीमारी की बात जब हो रही है तो केवल शुद्धि पर्याप्त है। योग बीमारी को दूर करने का तो साधन कभी नहीं रहा। योग से ऐसा थोड़ी था कि महर्षि पतंजलि बीमार हो गए थे, फिर उनने योगा किया, फिर वो ठीक हो गए, ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, निश्चित ही नहीं हुआ होगा। तो फिर योग क्या था? योग तो आध्यात्मिक उत्थान का विषय हुआ करता था, उसमें इसीलिए इसमें यम रखा गया, इसीलिए इसमें नियम रखा गया, फिर आसन रखे गए। अब आसन आपको कराए जा रहे हैं कि कमर में चनक आ गई है, आप आसन कर लो। तो वो आसन जो है वो शारीरिक श्रम का एक तरीका है, जो आप जिस तरीके से करते हैं, हम जिस तरीके से करते हैं। आसन अगर आप आसन के परिवेश में कर लो, आसन के तरीके से कर लो, तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज सबसे बड़ी समस्या है, जो जो रोग हो रहे हैं या जो भी और लोग परेशान हैं जिन वजहों से, उनमें सबसे बड़ी वजह क्या है? बीमारी के रूप में जो निकल के आती है, लाइफस्टाइल की खराबी या और जो भी है उसके रूप में क्या निकल के आता है? एक तरीके से तनाव बढ़ता जा रहा है। भाई आप बीमार हैं तो तनाव आ रहा है, आप बीमार नहीं है लेकिन घर में किसी से नहीं बन रही है तो तनाव आ रहा है, घर में बन रही है लेकिन ऑफिस में लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो तनाव आ रहा है, शिकायतें आपके पास 27 प्रकार की आ जाती हैं तो तनाव आ रहा है, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे लेकिन कल कहीं कोई घटना घट गई जिसकी वजह से तनाव आ जा रहा है। तो ये तनाव जो है, जिसको एंजाइटी भी कह सकते हो, स्ट्रेस कह सकते हो, डिप्रेशन कह सकते हो, द्वंद्व कह सकते हो, द्वंद्व। और आसन की परिभाषा या आसन करने के इफेक्ट में बहुत क्लियरली योग में लिखा हुआ है, महर्षि पतंजलि जी ने ही लिखा है, तत द्वंद्व न विघातम। सिर्फ आसन करना शुरू कर दो, आपके ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये खत्म होना चालू हो जाएंगे। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? पानी पी लिया है, मोशन आ नहीं रहा, जाऊं कि नहीं जाऊं, एक छोटी सी समस्या, द्वंद्व हो गया। फलाने आदमी ने बुलाया है, जाऊं कि नहीं जाऊं, थोड़ा और बड़ा मैटर हो गया। घर में ये चीज लाने के लिए बोला है, अब लाऊं कि नहीं लाऊं, थोड़ा इससे भी बड़ा मैटर हो गया। और भी छोटे से लेके बड़े तक कई मैटर्स होते हैं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप दुविधा में आ जाते हैं, करना है कि नहीं करना है। और यही दुविधा आपकी जब बड़ी होती है तो तनाव का कारण बन जाती है। और ये जो तनाव है ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दुविधा खत्म नहीं होगी। और अगर दुविधा को खत्म करना है, द्वंद्व को खत्म करना है, तो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा है आसन करना शुरू कर दो। आसन करोगे तो आसन के प्रभाव के रूप में, आसन के फल के रूप में, आसन के रिजल्ट के रूप में आपको क्या मिलेगा? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो आसन कैसे है? वो आसन ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 अब वापस आ जाओ, अब सांस छोड़ो ऐसे करके मुड़ जाओ, अब 4 तक रुको, 1 2 3 4 अब वापस आ जाओ, वो नहीं है। फिर वो वाला आसन कौन सा है? वो आसन है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम। बहुत लंबे समय तक के लिए शिथिलता का प्रयत्न करते हुए लगातार प्रैक्टिस में बने रहना। जब लगातार बने रहोगे तब जाके आसन सिद्धि होना चालू होगी, और तब जाके आसन के इफेक्ट्स के रूप में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आसन के इफेक्ट्स के रूप में रिजल्ट मांसपेशियों पे मिल सकता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे मिल सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मिल सकता है। इतना बढ़िया टॉपिक है कि अगर आसन सही तरीके से करना चालू कर दो तो आप एक एक मसल को अच्छा कर सकते हो। शरीर में जितनी भी मसल हैं, एक एक मसल के ऊपर एक एक आसन में आप काम कर सकते हो। आप एक एक सिस्टम को बहुत मजबूत करने के लिए आसनों का अभ्यास कर सकते हो। फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, फेफड़ों को एक्सपेंड करा के आप रोक के रखोगे, फेफड़ों की ताकत बढ़ना चालू हो जाएगी। पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आ रही है, लिवर में प्रॉब्लम आ रही है, पैंक्रियास को ठीक करना है, किडनीज को ठीक करना है, प्रोस्टेट को ठीक करना है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई है, या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है, कई प्रकार की समस्याएं, बोन, मसल, हर चीज। तो आप एक एक आसन से बहुत कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आसन करना पड़ेगा। आसन और सर्कस में बहुत अंतर है।
अगर आसन और सर्कस एक ही होता तो फिर जिम्नास्टिक्स जो होते हैं ना वो सबसे बढ़िया योग ट्रेनर बोले जाते, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। जिम्नास्टिक्स जो होते हैं ना, बच्चियां छोटी छोटी, बच्चे छोटे छोटे, वो कर सकते हैं जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब वो योगी हैं ऐसा नहीं है, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है बस। ठीक है, तो योग में और बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस तो होता है। हालांकि योग में आसन की मंशा जो होती है वो यही होती है कि आप अपने शरीर को थोड़ा फ्लेक्सिबल बना लो, ठीक है, लेकिन केवल फ्लेक्सिबिलिटी आसन है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आसन अगर सही तरीके से, योग अगर सही तरीके से आपको सीखना है तो आप बेशक 4 आसन सीखो, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ वही सीखो, और उनको सीख करके आप उनका अभ्यास आज शुरू कर दो। आज सही तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, कल होंगे, कल भी नहीं हो पाएंगे, परसों होंगे। और कहा जाता है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापतिभ्याम, लंबे समय तक के लिए अभ्यास करते रहो जब तक नहीं हो जाए। हम क्या सोचते हैं, हमसे नहीं हो रहा, दूसरा करेंगे, वो भी नहीं हो रहा, लाओ तीसरा ट्राई करते हैं। तो तीसरा चौथा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, आप जो आपको अच्छा लगे उसको आज करना शुरू करो, वही आपको आज नहीं तो महीने भर के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद हो जाएगा, लेकिन हो जरूर जाएगा। और जिस दिन वो हो जाएगा उस दिन उसके पूरे रिजल्ट भी आपको मिलना चालू हो जाएंगे, और इसी को बोलते हैं धैर्य। आसन के रूप में जब आसन का रिजल्ट आपको मिलता है तो धैर्य के रूप में भी आपको रिजल्ट मिलता है। आसन जब करना शुरू करते हो धीरे धीरे करके आपको धैर्य फल स्वरूप मिलना चालू हो जाता है। आपकी जो एंजाइटी है, जो आप बार बार करके हड़बड़ अंदर रहती है, हड़बड़ी बनी रहती है, वो आपकी धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो आसन आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। फिर अगर आप अपने रोगों को पूरे तरीके से ठीक करना चाहते हो तो बहुत अच्छा तरीका है प्राणायाम। तो आप थोड़ा योग, चूंकि योग दिवस ही चल रहा है, आ रहा है, तो योग की ही बात करी जाए। लेकिन प्राणायाम में भी क्या है, प्राणायाम में भी अपन क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करा, हाँ करो ऐसे, इधर से सांस भरो, इधर से छोड़ो, फिर इधर से भरो, इधर से छोड़ो, और करो, 4 बार कर लिया, उसके बाद अब चलो ठीक सीधे बैठ जाओ, ओमकार का उच्चारण कर लेंगे। ऐसे प्राणायाम से नहीं आराम मिलेगा। प्राणायाम की परिभाषा क्या है, प्राणायाम को वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो प्राणायाम को बोला जाता प्राणायाम इति पिता, प्राणायाम पिता के समान है। और पिता का मतलब क्या होता है, पिता का मतलब अभी जैसे फादर्स डे जाके आके गया ना, उस समय भी लोगों ने खूब इनकी डीपी, उनकी डीपी, पिताजी की डीपी, पांव छूते हुए, सिर पे हाथ रखवाते हुए, उसके बाद भूल जाते हैं लोग। तो ये डेज जो बनाए गए हैं ना, अच्छी बात है, डेज बनाओ, लेकिन डेज के हिसाब से थोड़ा आगे की तरफ भी चलें, थोड़ा सोचें, ज्यादा अच्छा है। तो प्राणायाम इति पिता, प्राणायाम पिता का काम करता है। और पिता का मतलब क्या है, जो संरक्षक है, जो आपको कुछ नहीं होने देगा। तो प्राणायाम भी आपको कुछ नहीं होने देगा, सीधा सीधा ऐसे ही समझ लो। लेकिन प्राणायाम पिता के पास आप केवल फोटो खिंचवाने के लिए जाओ ऐसे हाथ रखवा के, तो थोड़ी पिता सुरक्षा करेगा। अब पिता तो कर लेगा, करेगा, उसकी मजबूरी है बेचारे, करना पड़ेगा, क्या करे। लेकिन प्राणायाम की कोई मजबूरी नहीं है। प्राणायाम आप 1 मिनट करोगे तो जरूरी नहीं है कि बचा ले वो, लेकिन प्राणायाम की छत्र छाया में रहेंगे तो निश्चित ही बचाएगा। तो वो प्राणायाम कैसे करना है, फिर कहा जाता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगति विक्षेद प्राणायाम, ये प्राणायाम करने का तरीका है। और प्राणायाम के फल के रूप में आपको क्या मिलता है, प्राणायाम के फल के रूप में मिलता है तत्श्यते प्रकाश आवरणम, तुरंत ही प्रकाश के आवरण का क्षय होना चालू हो जाता है। प्रकाश का आवरण मतलब हम अपने शरीर रूपी पूरे शरीर में समझें, जैसे ये वाला बल्ब है ना, ये वाला बल्ब जो भी ज्यादा जल रहा है उस वाले को, एक कटोरा लाओ स्टील का, इस बल्ब पे ऐसे करके लगा दो, तो क्या होगा, इस बल्ब की रोशनी जो पूरे हॉल में फैल रही है वो कटोरे में ही बंद हो जाएगी, बाहर नहीं आ पाएगी, तो बाहर अंधेरा हो जाएगा। अब उस कटोरे में ऐसे ऐसे करके छेद करो, छोटे छोटे, ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, उन छेदों से होते हुए रोशनी फिर बाहर आना चालू हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जो 4 छेद मिलकर के जो एक बड़ा सा बन रहा है ना, उसको ऐसे करके उपाट के हटा दो तो ज्यादा रोशनी आएगी, फिर और हटा दो, फिर और हटा दो, और फिर एक समय आएगा कटोरे को ऐसे करके खोल दो पूरा, पूरी रोशनी आ जाएगी। तो प्राणायाम आपके शरीर में बीमारियों को ठीक इसी तरीके से हटाने का काम करता है। प्रकाश आवरणम, प्रकाश के आवरणों का क्षय होना चालू हो जाता है, कहां से, प्राणायाम करने से ही। तो प्राणायाम शुरू कर दो आप, तो बस आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन प्राणायाम क्या, प्राणायाम मतलब
आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाओ और शरीर की कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के बाहर कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए क्या जरूरी है? आप पहले ज्यादा सांस को भरो, बहुत भर लो, और बहुत भरने के बाद फिर आप थोड़ी देर के रोक भी लो, क्योंकि भर के छोड़ दो, कई क्रियाएं चल रही हैं। मैं अपनी क्रिया बना दूं, आपने अपनी क्रिया बना दी, आपने अपनी क्रिया बना दी, जितने लोग हैं उन्होंने अपने अपने नाम से कुछ भी बना दिया, लेकिन मूल स्वरूप में वो है प्राणायाम ही। जो भी कराया जा रहा है, जितना भी कराया जा रहा है, फलाने योग गुरु ऐसे करा रहे हैं, ढिकाने योग गुरु ने ऐसे करा दिया, लेकिन करा क्या रहे हैं? श्वास की क्रिया। प्राणायाम फिर भी नहीं है वो। तो श्वास की क्रिया और प्राणायाम में भी अंतर होता है। तो प्राणायाम में क्या है? आप सांस को भरो, अंतः कुंभक कर दो। अंतः कुंभक क्यों कर दो? क्योंकि जो आपने ऑक्सीजन शरीर फेफड़ों में अंदर भर लिया है, और फेफड़ों में जो हार्ट के माध्यम से भेजा गया खून है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाए, और जो फेफड़ों में आपने हवा भरी थी उसमें ऑक्सीजन जो डाला था, वो ऑक्सीजन उतर करके खून की नलियों पर चला जाए, तो ऑक्सीजन वहां हो जाए और खून की नलियों से निकल के फेफड़ों में आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सांस को छोड़ो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर आ जाएगी, तब आपके शरीर में ऑक्सीजन पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। ठीक है? और आप उसको पहुंचा दो, आप जितना ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाओगे। आजकल क्या हो रहा है, आज ही मैं देख रहा था, कौन बात कर रहा था, शायद अपन बात कर रहे थे कि राख पानी में घोल के पी लो, ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन थेरेपी करवा लो, इंजेक्शन में ऑक्सीजन लगवा लो। अरे भाई क्या जरूरत है? ये फिर वही हो गए, फिर हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ना शुरू हो गए, और फिर वहां से क्या कहते हैं उसको, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके, कहीं से गिर करके कहीं फिर लटक गए हम। लटकना नहीं है, केवल विशुद्ध नेचुरोपैथी पे आ जाओ। नेचुरोपैथी मतलब लाइफस्टाइल। आपको फिर ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है कि आप अलग से ऑक्सीजन कहीं अलग से पहुंचा रहे हो। आप आजकल वो चल रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है ना, क्या क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है ना। एक और थेरेपी है जिसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, या फिर मशीन में उसमें स्टीम चैम्बर में बिठा देते हैं, कुछ बोलते हैं ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी, ओजोन थेरेपी में क्या कर रहे हैं, आपके कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन आपको दिया जा रहा है। भाई कंसंट्रेटेड ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। आप सांस तो, आप नाक तो खोल नहीं पा रहे हो, इंजेक्शन से ऑक्सीजन ले रहे हो, क्या मतलब है उसका भाई? आप नाक खोल लो, नाक जो ईश्वर ने बनाई है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, अगर वो सही हो जाएगी तो बाकी फिर आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चल रही है क्योंकि कुछ नया है, तो हमको तो कुछ नया ही चाहिए, हम तुरंत भाग के जाएंगे नया कर दो। तो नए वये के चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है, सिंपल जो छोटी छोटी सी चीजें हैं उनका केवल फॉलोअप कर लो, बहुत है, बढ़िया है। तो प्राणायाम करना शुरू कर दो, और प्राणायाम में कोई भी एक ऐसा प्राणायाम चुन लो जिसमें आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लो और ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो। बढ़िया हो गया, आपने थोड़ा व्यायाम कर लिया। अच्छा, योग और व्यायाम, मैं कह रहा था ना कि योग में ही व्यायाम आता है, तो व्यायाम के लिए एक बहुत अच्छा श्लोक बोला गया है, उस श्लोक को याद कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि खाने पीने में बहुत फोकस करना पड़ेगा, डाइट थेरेपी करनी पड़ेगी, या फिर ज्यादा कैलोरी नहीं ले सकते। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है, श्लोक क्या है? व्यायामम कुर्वते नित्यम विरुद्धमपि च भोजनम। जो व्यक्ति नित्य व्यायाम करता है, वो व्यक्ति अगर विरुद्ध आहार भी ले ले, विदग्धम अविदग्धम वा, कच्चा या पका खा ले, निर्दोषम परिपच्यते, उसके खाने के पचने में उसको कोई दोष नहीं लगता, वो पचा जाएगा सब कुछ। कौन पचा जाएगा? जो नियमित व्यायाम करता है। व्यायामम कुर्वते नित्यम, जो नित्य व्यायाम करता है। तो नित्य व्यायाम करने वाला लोग अब कहने लग जाओ नित्य व्यायाम मतलब आप जाके जिम करो, या आप आसन करो, आप प्राणायाम करो। व्यायाम का मतलब श्रम भी तो व्यायाम ही था। तो जब तक लोग खेतों में हल चलाते रहे बैल के साथ, तब तक लोगों को व्यायाम अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। वो खूब ऐसे करके खाते थे, पराठे खा जाओ, आलू के खा जाओ, या प्याज के खा जाओ। उनको कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि कढ़ाई में तल के आया हुआ नहीं खाना। वो कढ़ाई में तल के आया हुआ अगर उनको मिल जाए तो मजे आ जाते थे उनको। हाँ, आज तो मजा, आज तो पूरी बन गई, आज तो इतने नहीं इतनी खाएंगे, और खा के बचा जाते, तो उनको डकार भी नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि श्रम ज्यादा था। तो आप क्या खा सकते हो?
आप कितना पचा सकते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और पचा क्यों सकते हो, पचाना पचाना कोई ऐसा थोड़ी कि खा लिया आप पाचक एंजाइम खा खा के उसको पचा रहे हो, उसका भी कोई मतलब नहीं है। भोजन आज से पहले मतलब लगभग आज से 30-40 साल पहले की बात कर लो, तो 30-40-50 साल पहले भोजन क्यों किया जाता था? क्योंकि काम करना था, इसलिए भोजन लेना है। लेकिन अब भोजन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मजा आए। आज तो बहुत दिन हो गए, आज तो बरसात हो रही थी, आज तो पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाता, इसलिए ही तो खाना है आज इंसान। अब पकौड़े हो जाते तो मजा आ जाता, लेकिन फिर मजा किस में आता? पकौड़े खा के एसी चला के सो जाते तो और भी मजा आ जाता। फिर तो मुश्किल ही है ना, फिर कैसे चलेगा? फिर तो नहीं चलेगा। तो पहले के लोग खा के उसको खर्च करने के लिए, और खर्च करने के लिए जूते पहन के कोई दौड़ने नहीं जाते थे। काम ही इतना हुआ करता था कि काम करने में जो ऊर्जा खर्च होती थी, उस ऊर्जा के खर्च होने के बाद उनको ऊर्जा बचती नहीं थी, बेचारे थक जाते थे। उनको कहा जाता था कि यार कुछ खाया पिया करो, क्योंकि जितनी खर्च कर रहे हैं उससे कम मिल पा रही है। लेकिन हम महीने भर में जितनी खर्च करते हैं उतनी एक दिन में खा लेते हैं, उसके बाद फिर स्मूदी में बादाम और अखरोट भी चाहिए। तो ऊर्जा विषय खर्च करने का है, ना कि स्वाद का। हम क्या कर रहे हैं, मजा नहीं आया, थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा वैसे करके, मिठाई में घोल करके फिर खा लें, तो वो ऊर्जा अब जो एक्स्ट्रा कैलोरी शरीर में जा रही है वो कहाँ खर्च होगी? खर्च ही नहीं होगी। तो खर्च करने का नियम बना दो, खर्च करने का जितना अच्छा नियम हंसी हंसी का विषय है नहीं बेसिकली, हाँ, लेकिन आती है हंसी, तो आती है। भाई हो क्या रहा है, ये गड़बड़ियां तो ये हो रही है, और हम सोचते हैं कि भाप स्नान लेके सही कर लेंगे। कैसे करोगे भाई? नहीं होगा। मूल चीजों पर जाना ही पड़ेगा, जब तक मूल पे नहीं जाएंगे परेशानी रहेंगे। तो बहुत आवश्यकता है कि आप, अच्छा, आजकल एक और विषय चल रहा है जो इतना चल रहा है, अपना चैनल है उसमें गैस्ट्राइटिस का विषय इतना चल रहा है, क्योंकि अच्छे से अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको भाई उनका विषय है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है उनका पूरा फील्ड है, लेकिन वो देंगे क्या आपको? वो आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो एसिडिटी की गोली दे देंगे, आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है पेट में तो आपको एंटासिड सिरप दे देंगे, अगर कोई बैक्टीरिया पहुंच गया है एंटीबायोटिक दे देंगे, और कुछ खाना नहीं पच पा रहा तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी दे देंगे, पेट साफ नहीं हो रहा तो लैक्सेटिव दे देंगे सिरप। यही डॉक्टर साहब बैठे हैं यही करते हैं। लेकिन इससे क्या गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगी? गैस्ट्राइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन विषय ही। अच्छा, दूसरा एक और मजे वाली बात होती है कि गैस्ट्राइटिस में एक्स्ट्रा गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स होते हैं, एक्स्ट्रा गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स, मतलब पेट में समस्या तो है ही, लेकिन इसके पेट के अलावा यही समस्या थोड़ी बहुत और दिक्कत कराती है, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, अनीमिया, पेट में भारीपन, दर्द, पिंडलियों में दर्द, विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, और मन नहीं लगना, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना, और अस्थिरता। अब मन अस्थिर है, इलाज एक जगह हो नहीं पा रहा है या ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन घूम रहे हैं, भटक रहे हैं इधर से उधर। अब वो भटकते भटकते चीजें सेट होंगी नहीं, वो भटकाव बंद हो तब जाके ये वाली बीमारी ठीक हो। और ये वाली बीमारी ऐसे ठीक हो सकती है बहुत बहुत इजीली, लेकिन उन नियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी। अगर सही तरीके से नियमों का पालन कर दिया जाए गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाए। अदरवाइज ये गैस्ट्राइटिस ऐसी समस्या है जिसमें लोग सालों से परेशान हैं, और सालें मतलब 2-5 सालें नहीं, 30-30, 40-40 सालों से परेशान है। अब 30-40 साल से अगर मान लो पेट की समस्या से कोई परेशान हो, कोई है अभी? अभी कोई नहीं है? हाँ, 30-40 साल से अगर कोई पेट की समस्या से परेशान हो तो वो किस तरीके से परेशान होगा? खाना नहीं पच रहा, लग नहीं रहा शरीर में, वजन कम होता चला जा रहा है। धीरे धीरे करके पूरे नियमों का पालन करने से ये समस्या ठीक हो सकती है, अदरवाइज ये समस्या बड़ी हो जाती है फिर। ठीक है, तो अगर व्यायाम करने पे आ जाएं, सही तरीके से व्यायाम होना चालू हो जाएगा, तो व्यायाम से आपको आपका वो जो एक फियर फैक्टर है कि हम खाने में क्या खा सकते हैं क्या नहीं, तो फिर आपका वो तो खत्म हो जा रहा है ना। कहा जा रहा है कि आप नियमित व्यायाम करना चालू कर दो, फिर आपके खाने का जो दोष है वो आपको नहीं लगेगा। तो अगर आपको खाने के दोष को खत्म करना है तो आपको अकॉर्डिंगली एक्सरसाइजेस करना शुरू कर देना चाहिए,
फिर आप कुछ भी खा पी सकते हो। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज विरुद्ध आहार को क्या बोला जाता है? विरुद्धमपि च भोजनम विद्यात विषगरोपमम। विरुद्ध आहार विष के समान होता है, स्लो पॉइजन के समान। और विरुद्ध आहार का मतलब क्या होता है? इनकॉम्पैटिबल फूड। इनकॉम्पैटिबल फूड का मतलब किसके साथ क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है, ये पूरे 18 प्रकार का है। और आयुर्वेद में बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है और अपन ने पूरा वीडियो इसका बना के रखा है, विरुद्ध आहार का, इनकॉम्पैटिबल फूड बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा। 3-4 पार्ट्स में है ये, तो इसको आप 18 प्रकार हैं, इनको नोट करके रख लो। भाई कुछ चीजें तो अपन कर ही सकते हैं। दादियों नानियों के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उनको स्वास्थ्य के बारे में बहुत जानकारी थी, जिनको हम अनपढ़ कहते थे। अब अगर हम अपने आप को पढ़ा लिखा मान रहे हैं तो कुछ जानकारियां तो हमको भी हो तो कोई बुराई नहीं है। सारा का सारा ठेका डॉक्टरों का ही क्यों? और फिर अपन ये भी कहें डॉक्टर सही से नहीं बता रहे, तो थोड़ी जानकारी अपन भी रख लें। ज्यादा नहीं रख सकते तो अपनी अपनी बीमारी की रख लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो 18 प्रकार के इनकॉम्पैटिबल फूड जब आप लिखोगे उनको, तो उनमें से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना है। महिलाएं अगर, जैसे महिलाएं भोजन बनाती हैं तो महिलाएं घरों में, पुरुष भी भोजन बनाते हैं तो पुरुष भी, आप लिख के नोट करके चिपका दो कहीं भी, भाई अगर आप इस समय भोजन कर रहे हो तो ये काल विरुद्ध हो जाएगा। मतलब विरुद्ध आहार का मतलब हम क्या समझते हैं कि दूध और दही मिला के नहीं खाना, केवल यही विरुद्ध है। लेकिन विरुद्ध 18 प्रकार का है, काल विरुद्ध, देश विरुद्ध, ऐसे करके बहुत सारे टाइप, 18 पूरे 18 टाइप। आप सारा एक बार नोट करके एक चार्ट बना के रख दो, तो आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा कि कहां गड़बड़ी हो रही है, और उस गड़बड़ी को सुधारना जरूरी है अगर आप ठीक रहना चाहते हो। अदरवाइज जो आप खा रहे हो वही आपका जहर बन जा रहा है, आपको अलग से जहर खाने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, क्योंकि विरुद्ध आहार की परिभाषा ही है, विरुद्धमपि च भोजनम विद्यात विषगरोपमम, यही आपका जहर है अगर विरुद्ध आहार ले रहे हो तो। ठीक है, इन चीजों का विशेष फॉलोअप करना शुरू कर दो। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि इलाज तो आपने बताया नहीं, इतना 1 घंटा वेस्ट कर दिया। तो इलाज समझ में आया? कुछ कुछ तो पल्ले पढ़ाई होगा। हाँ, कुछ की पॉइंट्स निकल के आए कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। व्यायाम करना है तो कैसे करना है, प्राणायाम करना है तो कैसे करना है, प्राणायाम का महत्व क्या है, व्यायाम का महत्व क्या है, समझ में आ रहा है? लाइफस्टाइल का क्या महत्व है, सवेरे जल्दी जग जाना क्यों आवश्यक है। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आए ना, कि भाई ये हमको समझ में नहीं आ रहा सवेरे क्यों जल्दी जगना चाहिए या उसापान क्यों ही करना चाहिए, आप, मैंने एक YouTube चैनल है अपने नाम से, मेरे नाम से ही है, डॉक्टर रमाकांत शर्मा, आप उसको सर्च करो और आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो की पॉइंट डाल दो, आपको उससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो मिलेगा। मुझे लगता है कि जितने नॉर्मल क्वेरीज हैं उन सारी क्वेरीज पे मुझे लगता है मैंने शायद बना रखा है। और फिर भी अगर मान लो कोई टॉपिक आपने ही सर्च किया और वही नहीं बनाया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं उससे भी बना दूंगा। ठीक है, और डिटेल में वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और क्यों ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो। और कुछ पूछना है?